नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हमारा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसमें 60 क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। और 60 नंबर का ये क्या है, तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। और देखिए अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने राजा राम मोहन राय पे कराया, दयानंद सरस्वती पे कराया, आर्य समाज को लेकर के। अब हमारा जो प्रश्न है सर सैयद अहमद खां को लेकर के, क्योंकि भारतीय जो पुनर्जागरण आपका जो टॉपिक है उसमें ये सब महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं। और इन्होंने समाज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के क्या अपना मत दिया है, क्या प्रयास किए हैं, वहां से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा जो है वो संभावना होती है। तो आज हम सर सैयद अहमद खां को देखेंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे गांधी जी का जो मूवमेंट होता है, तीन आपके टॉपिक में है, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो सबसे पहले हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो कल आप लोग चाहे 6 बजे जो आपको वीडियो मिलेगा वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है गांधी की भूमिका पे है, और उसमें भी असहयोग आंदोलन को लेकर के हम प्रश्न कराएंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का मूल्यांकन करना है। कि मतलब इन्होंने जो सामाजिक सुधार की तरफ इनका जो प्रयास था और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया, उन्हीं का मूल्यांकन करना है। 8 अंक का प्रश्न है। और 8 अंक के प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? 125 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू करने वाला है। तो नामांकन प्रक्रिया का स्टार्ट हो गया, तो अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। दूसरी चीज, पीसीएस का भी जो है वो हमारा बैच चल रहा है, वर्ष भर चल रहा है। और इस बार पीसीएस में खूब अच्छी वैकेंसी भी है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो ऐसे में आप लोग जो है इससे भी जुड़े। क्योंकि अगर आपका सपना एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, तो बिना मेंस आंसर राइटिंग के तो पार लगेगा नहीं। मतलब एलटी में तो सोचिए, शिक्षक तो आप बिना मेंस पास किए बन नहीं सकते। और वहाँ और यहाँ तो केवल एक पेपर है, 3 घंटा लिखना है, 20 प्रश्न। पीसीएस वाले बच्चों के साथ सोचिए 4 दिन लिखना होता है, हर दिन जो है दोनों मीटिंग में। तो ऐसे में आपकी यदि बहुत अच्छी तैयारी नहीं रहेगी तो आप कैसे सारी चीज़ों को समेट पाएंगे। और वैसे भी मुख्य परीक्षा ही किसी भी परीक्षा में यदि है तो वही मुख्य है, और इसीलिए उसका नाम ही रखा गया मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा को सबसे बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। मतलब हम तो हमेशा ये कहते हैं यूपीएससी वाले बच्चों को या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे को कि यदि आपका मेंस तैयार नहीं है तो मत बैठिए पीटी में। क्योंकि पीटी पास करने के बाद यदि आप ये सोच रहे होंगे कि जो ड्यूरेशन मिलेगा उसमें हम मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप नहीं तैयार कर पाएंगे। पीटी की सफलता, जो पीटी पास करने के बाद जो आप खुश हुए और अपने दोस्तों मित्रों को जो आपने समोसा खिलाया, वो समोसा खिलाना भी, वो खुशी भी जो है मेंस में सब काफूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मेंस देते ही समय आपको एहसास हो जाएगा कि ये अभी रेंज में नहीं था और कायदे से मुझे मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए थी। और यही कारण है कि बहुत से बच्चे लगातार पीटी पास होते हैं लेकिन उनका मेंस कभी नहीं निकलता। और जिन बच्चों का मेंस तैयार रहता है वो एक बार, दो बार, 3 बार पीटी में डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन चौथी बार भी अगर पीटी निकला तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। तो तरीका यही है, मुख्य परीक्षा खूब बढ़िया से पढ़िए और मेंस पढ़िएगा। बहुत सी चीज़ें प्रीलिम्स की आपकी तैयार होंगी। जो आप लोग प्रीलिम्स का रोना रोते हैं लास्ट मोमेंट में कि सर 2 नंबर बॉर्डर लाइन से इतना कम है, क्या हो जाएगा, आप मेंस पढ़ के तो देखिए। मेंस जब आप पढ़ेंगे तो पीटी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान दे देंगे तो पीटी में जो सेफेस्ट स्कोर है उससे 10-15 अंक आप ज़्यादा ही करके आएंगे। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा को खूब बढ़िया से तैयार करिए। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान के सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का क्या है, तो मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आप भूमिका दीजिए कि सर सैयद अहमद खान एक महान दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय मुसलमानों के आधुनिकीकरण और उत्थान में क्या किया था, तो महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
क्योंकि 1857 के बाद जब मैंने इस क्लास को करवाया था 1857 के विद्रोह को लेकर के, तो मैंने एक चर्चा करी थी ना कि इसके बाद क्या है कि अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन आता है और वो प्रत्यक्ष मतलब युद्ध करने के बजाय वो क्या करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने बड़ी एकता दिखाई थी, अगर ये एक रहे तो हमारा जो साम्राज्य है वो दीर्घजीवी नहीं हो पाएगा। तो दीर्घजीवी बनाना है तो किसी भी कारण से हिंदू और मुसलमानों में फूट डालनी होगी। तो ऐसे में वो एक मोहरे के तौर पे सर सैयद अहमद खां को तैयार करते हैं और उनके माध्यम से मतलब वो ये मैसेज देना चाहते थे मुसलमानों के बीच में कि हम आपके हितैषी हैं। और फिर हिंदुओं के प्रति उनकी नीति बदलती है। तो खैर ये यहाँ के प्रश्न का डिमांड नहीं था, मैंने रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आप चीज़ों को समझिए। सर सैयद अहमद खान की जो सामाजिक सुधार, देखिए 8 अंक का प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा भूमिका लिखने की जरूरत नहीं, आपने इतना लिखा। अब डायरेक्ट अपने प्रश्न में वो उतर जाइए, क्या है सामाजिक और शैक्षिक। तो अब सामाजिक में बताइए कि सर सैयद अहमद खान ने अंधविश्वासों, कठोर परंपराओं, सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। देखिए ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि ये सर सैयद अहमद खान में भी जाएंगे, राजा राम मोहन राय में भी जाएंगे और दयानंद सरस्वती में। मतलब कोई भी समाज सुधारक है तो इन सब चीज़ों का वो खंडन करेगा ही करेगा। भाई अगर समाज में अंधविश्वास है तो वो उसका विरोध करेगा। कठोर जो परंपराएं हैं, जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा था तो उसका विरोध किया। मुंडनों में जो पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी और महिलाओं को जो दोयम दर्जे का व्यवहार था महिलाओं के साथ, तो उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। महिला शिक्षा की वकालत करी। और जो सामाजिक बुराइयां हैं तो उनका इन्होंने विरोध किया। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने 1870 ईस्वी में तहजीबुल अखलाक, देखिए क्या करते हैं ना कि बच्चे जनरली लिखने को ऐसा नहीं कि सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय के बारे में आप कहानी नहीं जानते। लेकिन समस्या ये है ना कि कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा। कहानी सब बच्चा जानता है और समाज में शिक्षा में भूमिका भी, लेकिन जब तक आप उदाहरण से चीज़ों को पुष्ट नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर अंक नहीं पाएंगे। और वही थोड़ा सा आप उदाहरण, तर्क, तथ्य का उपयोग करेंगे अपने आंसर राइटिंग में तो बहुत शानदार अंक पाएंगे। और देखिए आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर फ्लो चार्ट, डायग्राम, देखिए वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है लेकिन सेकेंडरी हैं। प्राथमिक स्तर पे आपका कंटेंट बोलता है। आपका कंटेंट अच्छा है, आप कैसो भी लिखे हैं, मतलब कंटेंट वो मतलब बॉडी है। अगर बॉडी स्वस्थ है तो उसके ऊपर फिर आप थोड़ा सा भाई कपड़ा पहनाएंगे और अच्छा पहनाएंगे तो और आकर्षक दिखेगी, लेकिन मेन भूमिका तो कंटेंट है। और बच्चे आजकल क्या है, और कुछ टीचर्स भी हैं कि उनको कंटेंट नहीं ध्यान देना, बस वो 3D डायमेंशंस में बच्चा लिखा है कि नहीं, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट बनाया है कि नहीं बनाया, उसी पे वो पूरा फोकस्ड है। और ऐसे में बच्चे का जो है पूरी ऊर्जा क्या है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम और यही सब बनाने में लगी हुई है, कंटेंट पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। और सफलता का जो मेन मूल है वो क्या है, वो कंटेंट है। तो कंटेंट आप तैयार करिए, प्रस्तुतिकरण तो आप कर ही लेंगे, कंटेंट बढ़िया से मजबूत करिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा अंक पाना तो थोड़ा सा देखिए आपने यहाँ क्या किया कि अब ये सन अगर आपको नहीं भी याद है, हालांकि याद रहना चाहिए, पीटी में जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं यदि आपको पीटी भी सिक्योर करना है तो इस तरीके के सन को भी याद रखें। तो इन्होंने क्या किया कि 1857 में तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका निकाली। तो सबसे पहले तो पीटी का यही क्वेश्चन है, तहजीबुल अखलाक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कब निकाली गई? 1870 में निकाली गई। क्यों निकाली गई थी? तो जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों को रूढ़िवादी रीति रिवाजों, बहुविवाह और गुलामी जैसी प्रथाओं को त्यागने का संदेश दिया। तो ये जो तहजीबुल अखलाक की पत्रिका है, इसमें इसके माध्यम से सर सैयद अहमद खान ने लोगों को क्या किया कि भाई जो रूढ़िवादी रीति रिवाज है उनको कहा कि ये सब बेकार की बातें, इनको हटाइए, ये इनका समाज में कोई योगदान, मतलब कोई भूमिका नहीं है, पहली चीज। फिर ये कहते हैं कि जो बहुविवाह है, मुहंडन लोग जो बहुविवाह कर ले रहे हैं, तो
वो प्रथा बंद होनी चाहिए कि मतलब एक व्यक्ति है, तीन तो घोषित हैं और चार ठो अघोषित है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या हिंदुओं में भी ये था, वो एक समय था कि हिंदू धर्म में भी जो संपन्न लोग होते थे वो इस तरीके का विवाह करते थे। तो इसका इन्होंने भी वो विरोध किया कि बहुविवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह के पे भी इन्होंने बोला था। और गुलामी की जो मानसिकता थी उससे हटने के लिए इन्होंने कहा था। फिर समाज के तहत क्या है, तो महिला सशक्तिकरण। भाई समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण पायदान है वो महिलाएं होती हैं, और महिलाओं को लेकर के इनका क्या दृष्टिकोण था, तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्दा प्रथा का विरोध किया। मतलब इन्होंने महिलाओं के लिए दो काम किया, एक तो महिलाएं शिक्षित हों, और दूसरी चीज जो पर्दा प्रथा की चीजें थी, कि बताइए कि आप अपने कौम की आधी आबादी को पर्दे में ही बैठा के रख दिए हैं, तो उससे निकलने के लिए इन्होंने पुरजोर समर्थन किया कि महिलाओं का जो पर्दा प्रथा है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए और इन्हें शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित और सशक्त होना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था दलित वर्ग के लिए कि भाई यदि आपको राजनैतिक भागीदारी चाहिए तो आप आर्थिक रूप से सक्षम बनिए। आर्थिक रूप से सक्षम कैसे होंगे, जब आप शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे। मतलब उनका कहना था शिक्षा वो शेरनी है का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ऐसे ही इनका भी महिलाओं को लेकर के ये कहना था अहमद खां का, कि भाई महिलाओं को जो है वो कैद में नहीं रखा जा सकता, पर्दे में नहीं रखा जा सकता, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना होगा, तभी हमारे समाज का, हमारे कौम का उत्थान होगा। तो ये महिलाओं को लेकर के बात करते हैं। फिर इनका जो अगला है कि ये बहुत रैशनल मतलब तार्किक सोच है इनकी, क्या है कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की समय अनुकूल जो है वो तर्कसंगत व्याख्या की। मतलब देखिए जो कुरान है, तो कुरान तो अपने आप में भाई ईश्वरीय पुस्तक है, उस पर तो कोई टीका टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके जो व्याख्याकार हैं, मतलब जो कुरान में असली चीज लिखी हुई है, तो देखिए वो उस अरबी में है, तो अरबी का जो अनुवाद किए जो मौलाना मौलवी लोग थे, और इनके द्वारा जो कुरान का गलत विश्लेषण कर दिया गया, मतलब जो कुरान में नहीं भी लिखा गया उसे भी अपने हितों के अनुकूल जोड़ करके जो बताया गया, तो इसका भी सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, विरोध किया था। कि भाई जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका समयानुकूल उन्होंने जो है वो तर्कसंगत व्याख्या की। उनका मानना था कि इस्लाम कभी आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी सीखने से नहीं रोकता। मतलब क्या था कि जब अंग्रेज आए तो मुहंडनों में उनको लेकर के एक बहुत ज्यादा जो है वो दुर्भावना व्याप्त थी। दुर्भावना व्याप्त होने के पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि मुहंडनों जो सारी जो अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्त की थी वो बेसिकली मुहंडनों से प्राप्त की थी। तो मुहंडन अंग्रेजों को अपना स्वाभाविक शत्रु मानते थे, और ऐसे में उनके द्वारा जो अच्छी भी चीजें थी उसका भी वो विरोध करते थे। मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा थी तो सबसे ज्यादा एक समय था विरोध कौन करता था, मुंडन वर्ग के लोग करते थे। उनको लगता था कि ये हमारे दुश्मन देश की भाषा है, हम इसे अडाप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और हमारा धर्म अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के कभी मना ही नहीं करता। भाई ज्ञान कहीं से भी आए, अगर वो सही है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और आधुनिक विज्ञान, भाई अगर आप आधुनिक शिक्षा नहीं पाएंगे तो आधुनिक विज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लोग पीछे हुए, उसके पीछे का यही बहुत कारण है कि उन लोगों ने जो है अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच, मतलब वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट है उसको अपनाने में हिंदुओं की तुलना में देरी कर दी। फिर अब सामाजिक सुधार के तहत हो गया कि भाई समाज को लेकर के इनका क्या दृष्टिकोण था, महिलाओं का क्या दृष्टिकोण था, फिर धर्म को लेकर के ये क्या मानते थे, ठीक है। अब आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट किस पे है, शैक्षणिक सुधार पे। और आप लोग को भी मुख्य परीक्षा में इसका ध्यान देना है कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें कितने डायमेंशंस में प्रश्न पूछा गया है। अगर एक डायमेंशन में पूछा गया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दो डायमेंशंस तीन डायमेंशंस में है तो आपको दोनों तीनों डायमेंशंस को बराबर बराबर कवर करके निष्कर्ष देना है। ये नहीं है कि एक डायमेंशन को आप 1.5 पेज में लिख दीजिए और दूसरा जब याद आए तो उसको 4 लाइन में करके और खुश हो जाइए कि हम तो 2 पेज भर दिए, हमको अंक मिल जाएगा। कतई नहीं मिलेगा जब तक आप बैलेंस अप्रोच के साथ उत्तर लेखन नहीं करेंगे।
तो शैक्षणिक सुधार के तहत उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? आधुनिक शिक्षा के प्रसार का था। आधुनिक शिक्षा मतलब वही अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार का था। उन्होंने 1875 ईस्वी में, इस सन याद रखिएगा, पूछा भी गया है, मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज, नहीं मोहम्मदन होगा, ये मोहम्मद नहीं होगा, ये जो टाइपिस्ट लोग होते हैं ना, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो शिक्षा में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी ख्याति लब्ध यूनिवर्सिटी का जो है इन्होंने जो है शिलान्यास किया था। जैसे मदन मोहन मालवीय का योगदान बीएचयू को लेकर के था, वही प्रयास जो है सर सैयद अहमद खां का था, अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी को लेकर के था। इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सोचिए कि साइंटिफिक सोसाइटी की ही स्थापना करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी विज्ञान साहित्य की पुस्तकों का उर्दू अनुवाद करना था। मतलब इन्होंने क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में, और इस संस्था के द्वारा जो पश्चिमी ज्ञान था, पश्चिमी जो वैज्ञानिक धारा की पुस्तकें थी, उनका उर्दू भाषा में अनुवाद करवाया, और अपने जो कौम के जो लोग थे उनको इसे पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया, ताकि उनके बीच में क्या है कि आधुनिक शिक्षा का रुझान पैदा हो, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पैदा हो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? साइंटिफिक सोसाइटी की थी, ताकि मुसलमानों में वैज्ञानिक सोच जो है वो विकसित हो सके। अब अगर इनका मूल्यांकन किया जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण में आपने देखा साइंटिफिक सोसाइटी की भूमिका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भूमिका हो गई। अब आप इनका थोड़ा सा मूल्यांकन करें कि उनके सुधारों ने मुस्लिम मध्य वर्ग में आधुनिक चेतना पैदा की। मतलब इनके ये जो प्रयास थे, चाहे वो सामाजिक प्रयास थे, चाहे वो शैक्षणिक प्रयास थे, इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो मुस्लिम मध्य वर्ग था, देखिए मध्य वर्ग ही शिक्षित था, उसने इनके जो सुझाव थे, इनकी जो शिक्षाएं थी, उनको जल्दी ग्रहण किया और इससे लाभान्वित हुआ। तो वही आप बता रहे हैं कि उनके सुधारों ने मुस्लिम मध्य वर्ग में आधुनिक चेतना पैदा की और शिक्षा को सामाजिक उन्नति का आधार बनाया। ठीक है, किंतु चूंकि मूल्यांकन करना है तो थोड़ी सी सीमाओं को भी बताना होगा, तो सीमाओं में आप बता रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि क्या थी? अपेक्षाकृत अभिजात्य रही। मतलब वो कुलीन वर्ग से संबंधित थे, खुद एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, अच्छे खासे परिवार से थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अभिजात्यवादी उनकी दृष्टि थी, और महिला शिक्षा तथा व्यापक जन सुधार कार्यक्रमों पर उनका जोर क्या था? तो सीमित था। तो इनकी सीमाओं में तीन चीज है कि सबसे पहला तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इनमें भी अभिजात्यवादी दृष्टि दिखती है। मतलब ये मध्य वर्ग तक ही टारगेट कर पाए, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग था, जो निम्न था, तृणमूल स्तर तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई, पहली चीज। दूसरी चीज, महिला शिक्षा को लेकर के इनका प्रयास उतना प्रभावी नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था उस समय। तीसरा जो है कि जन सुधार कार्यक्रमों को भी लेकर के ये इतने मुखर नजर नहीं आते जितना बाद में इस दिशा में काम किए गए। तो ये इनकी सीमाएं थी, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी इनके योगदान को खारिज नहीं किया जा सकता। और आप अपने निष्कर्ष में बताएंगे कि फिर भी सर सैयद अहमद द्वारा किए गए सुधार भारतीय मुस्लिम समाज में मील के पत्थर हैं, मतलब माइल्ड स्टोन है। उनकी विरासत बताती है कि शिक्षा और सामाजिक सुधार ही किसी समुदाय की क्या है? वास्तविक उन्नति का आधार है। तो आपने क्या बताया कि सर सैयद अहमद खां की जो सामाजिक सुधार है, सामाजिक सुधार में जो समाज में कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादियाँ थी, उसको लिए उनका क्या दृष्टिकोण था, महिलाओं के लिए क्या दृष्टिकोण था, फिर धार्मिक उनका क्या दृष्टिकोण था, ये तो समाज की पे हो गया। फिर शैक्षणिक में आपने दिखाया कि किस तरीके से वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और जो मध्य वर्ग है, जो महिला है, उनके शिक्षा को लेकर के, वैज्ञानिक शिक्षा को लेकर के प्रयास करते हैं। सीमाओं में आपने बताया कि किस तरीके से उनकी दृष्टि जो थी वो अभिजात्यवादी थी, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के उतना मुखर नजर नहीं आते, अन्य सुधार की चीज़ों को वो आगे नहीं बढ़ा पाते, तो ये इनकी सीमाएं थी। फिर भी इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में। तो ठीक है, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि ये प्रश्न आपको
ऐसे याद भी हो गया होगा। देखिए हमारा ये क्लास लेने का उद्देश्य यही है कि 15 मिनट से ज़्यादा तो मेरा कोई वीडियो होता नहीं है। मतलब 15 मिनट आप यदि आप हमको दे रहे हैं तो न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिले, बल्कि भूमिका निष्कर्ष को लेकर के जो आप डरे रहते उसके बारे में कुछ सीखें, और यही आपका एक प्रश्न उत्तर तैयार हो जाए कि अब ये प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, तो आप यहाँ से करने में सफल रहें। और यहाँ से देख रहे होंगे कि आपको कितना ज़्यादा पीटी के फैक्ट्स भी मैंने यहाँ कराए हैं, क्योंकि यूपी कमीशन में यदि आप फैक्ट्स पे जोर नहीं देंगे, तथ्य तर्क नहीं देंगे, यूपीएससी की तरह आंसर राइटिंग करेंगे, तो फिर यूपीएससी की तरह नंबर भी पाएंगे, बहुत मतलब खराब नंबर पाएंगे। तो यहाँ आंसर राइटिंग करने का एक दूसरा ही नज़रिया होता है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। टीजीटी पीजीटी बैच, पीसीएस बैच, जीआईसी प्रवक्ता बैच, उसमें जीएस का जो आपका सारी उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा संस्थान के द्वारा। ऑप्शनल में हम हिस्ट्री और सिविक्स को करा रहे हैं, तो इन दो बच्चे जो है संपर्क कर सकते हैं ऑप्शनल को भी लेकर के। और फर्स्ट पेपर के लिए तो ओवरऑल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर कॉमन है, सभी बच्चों के लिए है। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे जरूर जुड़े, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं एक समय के बाद इसका पीडीएफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये दो यूट्यूब चैनल है जिससे अभी आप रूबरू हो रहे हैं हम, आप समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। और सबसे अंत में आपको यदि हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना है तो 73030307 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।